जीपीएससी, यूपीएससी और गुजरात के तमाम परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, जिस दिन से जीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है और सभी परीक्षा के लिए कॉमन सिलेबस हो गया है, उस दिन से मैं इतिहास के ओल्ड और न्यू सिलेबस का आपको सरखामनी करके दे रहा हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में प्राचीन भारत पर दिखाया, उसके बाद मध्यकालीन पर दिखाया। अब आज मैं आपको सरखामनी जीपीएससी ओल्ड और नवाभ्यास क्रम बच्चे अर्वाचीन भारत पर आपको करके दिखा रहे हैं, जिससे कि जीपीएससी का ही नहीं, कोई भी परीक्षा का एग्ज़ाम का जो है तैयारी करने वाले छात्र को इजी हो। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैं यूपीएससी के क्षेत्र में 25 साल से छात्रों को मार्गदर्शन दे रहा हूं और मैंने अपने जीवन में 2 ही प्रकार का बैच पढ़ाया है, या तो यूपीएससी या तो जीपीएससी। बाकी मैंने और किसी बैच को नहीं पढ़ाया है। तो मेरे अनुभव के आधार पर ये जो नया सिलेबस आया है उस पर एक ऑफलाइन प्लस क्लासरूम लाइव बैच, यानी क्लासरूम में जो पढ़ाएंगे वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, एक शुरू करने जा रहे हैं 27 जनवरी सुबह 9 से 11। जीपीएससी द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं माटे वर्ग 1B कोई तरह का एग्जाम हो, उसमें इतिहास के नवा सिलेबस जो है उसके आधार पे। अगर आपको इसके बारे में कुछ माहिती लेना है एक्स्ट्रा, तो आप 9428804128 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। एक बार हम फिर बता दें, 9428804128 पर आप संपर्क कर सकते हैं। या अगर आपको आकर के रूबरू पूछना हो तो 410 रतन बिजनेस स्क्वायर अपोजिट एचके कॉलेज के सामने आश्रम रोड पर आके पूछ सकते हैं। मैं अभी बता रहा हूं कि यह जो क्लास है इतिहास की, ये अकेले 150 प्लस आवर की क्लास होगी केवल इतिहास की, जिसमें हमारे नए सिलेबस के आधार पर जो भी है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, वो तीनों पढ़ाया जाएगा। और आप सभी जान रहे हैं कि इस नए सिलेबस पर यदि 100 क्वेश्चन आया तो एक लगभग मानिए 16 क्वेश्चन इतिहास से, और अगर 200 क्वेश्चन आया तो ये 16 क्वेश्चन का मतलब 32 मार्क होता है, तो 36 मार्क एक का ये इतिहास से आएगा। और किसी भी हाल में मुझे ऐसा लगता है कि 90 के आगे मेरिट 200 में से नहीं जाना चाहिए। तो आपको एक तिहाई वेटेज वाला विषय पढ़ा रहे हैं, आप एक बार देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ें। सबसे पहले देखें हम लोग अर्वाचीन भारत में एक ओल्ड सिलेबस में लिखा हुआ है भारत मां यूरोपियन व्यापारी कंपनी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, व्यापारी कंपनी। और नए सिलेबस में लिखा है भारत मां यूरोपियनों आगमन। तो दोनों में कोई बड़े फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप कभी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े हों, या अभी भी आप अगर ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा वाली जो है उसके लेखक हैं उस एनसीईआरटी के, अगर आप उसको देखिएगा तो उसमें सिलेबस यही लिखा है, भारत में यूरोपियों का आगमन। या अगर आप आधुनिक भारत बीएल ग्रोवर की किताब देखेंगे तो उस बीएल ग्रोवर में भी यही लिखा हुआ है, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर को अगर इस दोनों किताब से कंपाइल करके पढ़ लिया जाए तो शायद इसके बाहर कुछ नहीं होगा।
इसमें वैसे नॉर्मली देखा जाए तो पुर्तगाली कंपनी यानी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जितनी भी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सबको यहाँ पर हमको जो है पढ़ना है। अब आइए आगे देखें। यहाँ पर लिखा है सर्वोच्चता माटे तेमनो संघर्ष, ये ओल्ड वाले में, जिसमें बंगाल, मैसूर, मराठा અને हैदराबाद ना विशेष संदर्भ में यहाँ कहता है पढ़ने के लिए। और यहाँ लिखा है सर्वोच्चता माटे तेमनो संघर्ष। तो इस सर्वोच्चता माटे तेमनो संघर्ष में क्या पढ़ना है, जरा इसको देखिए। तो ये जो सिलेबस है, ये फिर आप उसी पुराने एनसीईआरटी में जाइए और ओल्ड एनसीईआरटी में जो बिपिन चंद्रा लिखे हैं, देखिएगा ये उसका अगला चैप्टर होगा जिसमें लिखा होगा सर्वोच्चता के लिए संघर्ष। तो यहां पे कह रहा है बंगाल, मैसूर, मराठा और हैदराबाद के विशेष संदर्भ में। लेकिन जरा पहले ये समझिएगा कि अगर कुछ भी ना लिखा हो और अगर कहता हो सर्वोच्चता माटे संघर्ष, तो ये दो भागों में बंटता है। पहला है यूरोपियन कंपनी बच्चे, उनके आपस में भी जो सर्वोच्चता के लिए लड़ाई हुई वो भी पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सर्वोच्चता के लिए 3 कंपनियों के बीच संघर्ष हुआ। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और तीसरा पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनके बीच में जो युद्ध हुए सर्वोच्चता के लिए दोनों के बीच, वो भी देखना है। जैसे एंग्लो फ्रेंच वॉर या पुर्तगीज और ब्रिटिश के बीच जो वेदरा का युद्ध हुआ था, वो भी हमको पढ़ना है। और दूसरा है भारतीय शासकों साथे, भारतीय शासकों के साथ जो है सर्वोच्चता के लिए संघर्ष। तो उस समय कौन कौन से भारतीय शासक विद्यमान थे जिनके साथ सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हुआ? तो सबसे पहले बंगाल का नवाब, पहला संघर्ष इन्हीं के साथ होगा। दूसरा, बंगाल के बाद अगर कोई इनका एक बड़ा कंटेंडर होगा तो मुगलों के साथ। मुगल के बाद इनके लिए है अवध का नवाब, क्योंकि अवध का शुजा-उद-दौला मीर कासिम को साथ दे रहा है बक्सर के लड़ाई में। अगर उसके बाद कोई इनके लिए अगला है कंटेंडर तो लड़ाई में, तो वो है हैदराबाद ना निजाम। मैसूर टीपू, और इनके लिए सिख भी उतने ही बड़ी चुनौती हैं रणजीत सिंह जी के काल में। और उस समय के भारत को अगर देखा जाए तो सिंध पर आक्रमण जो हुआ है, ये यानी सिंध वाला में एक स्टेटमेंट आपको बताते हैं कि कहा गया कि हमें सिंध पर आक्रमण करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, एक गवर्नर जनरल कह रहा है, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्योंकि यह हमारे कंपनी के फायदे के लिए होगा। यानी नैतिकता तो नहीं है लेकिन करेंगे क्योंकि यह कंपनी के फायदे के लिए। यहां चूंकि बाउंड्री बढ़ा दिया है मराठा, ये भी हमको यहाँ पर पढ़ना है।
तो क्या देखे आप कि पहले के सिलेबस में बंगाल, मैसूर, मराठा और हैदराबाद 4 ही था। बंगाल, हैदराबाद, मैसूर और मराठा। अवध नहीं था, मुगल नहीं था, सिख नहीं था, सिंध नहीं था। अब इन सबों को आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखें हम लोग। कहता है ओल्ड सिलेबस गवर्नर जनरल अने वॉइसरॉय। ये सिलेबस इस नए में यहीं पे छिपा हुआ है। भारत मां कंपनी शासन, अब भारत मां ब्रिटिश शासन की स्थापना अने विस्तरण ये कौन करेगा? गवर्नर जनरल ही तो करेगा। तो इसके अंदर ये जो है छिपा है, और ये पुराना सिलेबस के साथ भी जुड़ा है, मैसूर, मराठा, वो सब। और यहीं पर जो है छिपा हुआ है रैयतवाड़ी से लेकर के सब कुछ। अब आइए, ओल्ड सिलेबस कहता है 1857 नो भारत नो स्वातंत्र संग्राम, उद्भव, स्वरूप, कारण, परिणाम, महत्व अने गुजरात ना विशेष संदर्भ। यहाँ ओपन एंड छोड़ दिया। 1857 नो स्वातंत्र संग्राम, बस इतने लिखा है, भारत और गुजरात। यानी इसको इतने डायमेंशन से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी आपको बचाव नहीं किया है। अब आइए अगला टॉपिक। ये एकदम सेम है, जरा भी बदलाव नहीं है दोनों में। यहां पे है 18वीं सदी में धार्मिक और सामाजिक सुधारा आंदोलन भारत ने गुजरात, और न्यू में भी वही है 18वीं सदी में धार्मिक और सामाजिक सुधारा आंदोलन भारत ने गुजरात। अब आइए, ओल्ड में भी भारतनी स्वतंत्रता माटेनी चळवळ, तो नए में भी भारतनी स्वतंत्रता माटेनी चळवळ। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि तैयारी करने का मूल बिंदु होता है एनसीईआरटी। आपके लिए विश्वास लर्निंग ऐप पर, जो कि ये QR कोड है, विश्वास लर्निंग ऐप पर एनसीईआरटी का कोर्स ऑनलाइन 950 घंटे का है, जो कि हमारा कोर्स है। और ये कोर्स फुल है, कंप्लीट है। इसमें जनरल साइंस जो है वो 6 से लेकर के 10 तक है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, ये जो है ये 6 से लेकर के 12 तक है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी 9th और 10th है। संस्कृति, कल्चर 11th और 12th है। और समाज शास्त्र 11th और 12th है। इतने सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। तो आप इस QR कोड के माध्यम से वहां जाइए और इस कोर्स को देखिए और पढ़िए और अपना जीवन बढ़िया से करिए। अब आइए, ओल्ड में जो था वही न्यू में भी है। भारत अने विदेश मां भारतीय क्रांतिकारी, भारत अने विदेश मां भारतीय क्रांतिकारी। ओल्ड में भी वही है, न्यू में भी वही है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़े। ओल्ड में लिखा हुआ था महात्मा गांधी तेमना विचारों सिद्धांत ने जीवन दर्शन। ये न्यू में नहीं लिखा है, लेकिन ये किस रूप में लिखा है वो दिखाएंगे। महात्मा गांधी तेमना विचारों सिद्धांत ने जीवन दर्शन। ओल्ड में था महात्मा गांधी ना महत्व ना सत्याग्रह खेड़ा बोरसद घरासना धोलेरा राजकोट ने लिमड़ी। इसके जगह पर एक लाइन में लिख दिया है राष्ट्रीय आगेवानों तथा तेमनु विविध क्षेत्र में योगदान। तो गांधी जी हमारे राष्ट्रीय आगेवान हैं, उनका हर क्षेत्र में योगदान पढ़ना है। फिर देखिए ओल्ड में यहां पर लिखा हुआ था
સ્વતંત્રતા ચળવળ અને સ્વાતંત્રોત્તર एकीकरणમાં सरदार पटेलની भूमिका। अब सरदार तो सरदार हैं, उनको कैसे आप निकाल पाइएगा? सरदार पटेल साहब को आप सिलेबस से निकाल देंगे, ये हो ही नहीं सकता है। ये देखिए, राष्ट्रीय आगेवानों तथा तेमनु विविध क्षेत्र में योगदान, तो सरदार पटेल भी राष्ट्रीय आगेवान है। यही विविध क्षेत्रों में योगदान, वही मेन पढ़ना है, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर तेमनु जीवन अने बंधारणना घड़तर में योगदान। बाबा साहब को सिलेबस से बाहर सवाल ही नहीं उठता है। तो देखिए, फिर राष्ट्रीय आगेवान तथा तेमनु विविध क्षेत्र में योगदान हो तो गया। बाबा साहब आंबेडकर राष्ट्रीय योगदान ये आगेवान हैं और उनके जीवन और बंधारण घड़तर में योगदान, विविध क्षेत्रों में योगदान। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे इतना ही पढ़ना है, यहाँ इसके अलावा अन्य आगेवानों को भी पढ़ना है। किन्हीं को 4 पन्ना पढ़ना है, किन्हीं को आधा पन्ना। जैसे मैं बताता हूँ, सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि अब इसमें लिखा हुआ नहीं, इसमें बाल गंगाधर तिलक, इसमें लाला लाजपत राय, इसमें बिपिन चंद्र पॉल, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जिन्होंने विविध क्षेत्रों में योगदान दिया है, तो उनके बारे में भी आपको, जवाहरलाल नेहरू वो भी हो गया बिना बोले। तो इन चीज़ों को यहाँ पर आपको पढ़ना है। अब आइए, आजादी पछीनु भारत, देश में राज्यનું पुनर्गठन, महागुजरात चळवळ, अगत्यनी घटनाओं, ये सब यहाँ है, वही पढ़ना है। देखिए, आज़ादी पछीनु भारत, सबको हटा के कुछ नहीं लिखा, यानी सब पढ़ना है। अनेक गुजरात यानी कि महागुजरात चळवळ उसमें आ ही गया, वो आपको इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, ओल्ड और न्यू सिलेबस का अध्ययन करने पर हमें ऐसा लगता है कि 15% अर्वाचीन भारत का जो सिलेबस है उसका 15 से 20% जो है एक्सटेंड है, उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब सारे इतिहास की बात करिएगा तो मैं बता चुका हूँ एक बार, लगभग 40% ज़्यादा पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।